हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसका सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर, क्योंकि अब तक हम लोग वेक्टर, वन डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का आज ये पहला लेक्चर होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया है कि ये जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं ये ऑनलाइन सीरीज़ है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सीरीज़ है। रिकॉर्डिंग सीरीज़ का मतलब कि आपको पूरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब होता है क्या है कि बच्चों को रिकॉर्डिंग परचेस करते वक्त दिक्कत ये आती है, क्या होता है जो रिकॉर्डिंग कोर्स में परचेस कर रहा हूँ वो कैसा होगा, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, टीचर्स अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने ये जो सीरीज़ बनाया, ये आपका रिकॉर्डिंग सीरीज़, ये ट्रायल के पर्पज़ से बनाया। तो ये लेक्चर जो आज स्टार्ट हो रहा है ये कंप्लीट ट्रायल होगा और इसको आप ट्रायल करेंगे। ट्रायल करने के बाद आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, उसके बाद आप कोर्स परचेस करेंगे। कोर्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे विजिट करके भी, कॉल करके भी परचेस जानकारी ले सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है सर। और इस कोर्सेज में क्या कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा ये समझ लीजिए सर। पहले तो थ्योरी सेक्शन होगा। थ्योरी सेक्शन के अंदर आपको बताया जाएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर ओवरऑल थ्योरी क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद बताया जाएगा आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम, जो भी थ्योरी है उसका सेपरेट एमसीक्यू प्रॉब्लम अलग से होगा। सर इसका मतलब कि जो थ्योरी पढ़ाएंगे क्या वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं बच्चा, जो भी थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाते वक्त क्या होता है कि उसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स देना होता है हम लोगों को, है ना। जैसे प्रॉब्लम टेक्निक्स करके मैंने इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम टेक्निक्स बना करके डाला है। तो दो तरह का बात होता है। एक क्या होता है कि बहुत से टीचर पढ़ाते हैं और उसका फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। और मैंने क्या किया है कि सीरीज़ के अंदर बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए कि क्वेश्चन वो खुद से बनाए। तो क्वेश्चन खुद से बनाए, इसलिए मैंने पहले थ्योरी पढ़ाया और उस थ्योरी के अंदर प्रॉब्लम टेक्निक्स को डाला है। उस थ्योरी और प्रॉब्लम टेक्निक्स को मर्ज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुद आपसे बने, है ना। तो खुद आप बनाएंगे और आपसे अगर नहीं बनेगा तो फिर आपको एमसीक्यू सीरीज़ भी दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज़ के बाद आपका अलग अलग से जेई का और नीट का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। जो बच्चे जेई के होंगे वो जेई का क्वेश्चंस करेंगे, जो बच्चे नीट के होंगे वो नीट का क्वेश्चंस करेंगे। सर थ्योरी के अंदर कैसा डिवीजन होगा? थ्योरी के अंदर भी जेई वाले बच्चों का कोर्स अलग होगा, नीट वाले बच्चों का कोर्स अलग होगा। बिल्कुल, क्योंकि जेई का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है नीट के मुकाबले और लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और एडवांस लेवल पर जो बात करेंगे तो उसका लेवल काफ़ी अलग हो जाएगा। तो थ्योरी भी पोर्शन दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है। सिलेक्शंस के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि दिमाग में आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, कहीं पे डाउट आएगा तो उसको पूछेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है। होप है कि मेरे लेक्चर्स के अंदर बच्चों का ये कहना होता है कि डाउट नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा। इम्पल्स IIT JEE की तरफ से ऑफलाइन जो क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है ISAT इम्पल्स स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप अब तो 100% है। तो 100% का मतलब क्या है और सर इस स्कॉलरशिप में कैसे स्कॉलरशिप को देना है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, किस लेवल पर पढ़ना होगा, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में है तो पेपर कैसा होगा, 11th स्टैंडर्ड में है तो पेपर कैसा होगा। कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी आपको अगर जानना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और साथ ही साथ चाहे तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करके भी वहाँ से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ISAT जो हो रहा है वो हम लोग का ऑफलाइन मोड में हो रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि हम लोग का टेस्ट बहुत जेन्युइन है। हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चा सच में अच्छा कर रहा है उसको स्कॉलरशिप मिले। ऑनलाइन में तो कोई भी बच्चा घर बैठ के अगर टेस्ट दे रहा है तो वो चीटिंग करके भी कुछ ना कुछ करके स्कॉलरशिप में इन्वॉल्व हो जाता है और स्कॉलरशिप ले लेता है। क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट्स का पर्पज़ भी यही होता है कि किसी तरह से बच्चा कैसे भी ऑनलाइन दे दे, बस निकल जाए। उनको ऐसे भी निकालना है आपको स्कॉलरशिप में, जितना आपको स्कॉलरशिप में निकालेंगे उनका एडमिशन बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल हमारा जेन्युइन स्कॉलरशिप है। इसमें जो अवेल है इसके लिए जो अच्छा है उसको ही मिलेगा। अदरवाइज जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं हो पाया उसके लिए बहुत तरह का स्कॉलरशिप हमारा है। इंस्टेंट स्कॉलरशिप, जिसमें डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाता है बच्चों को। एक टाइम लिमिट होता है कि इतना के अंदर आप करा रहेंगे तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है। उसमें भी आपको 75 तक का स्कॉलरशिप, 85% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है ना। और ये टेस्ट जो है 27 मार्च, 31 मार्च, 7 अप्रैल और 10 अप्रैल, ये 4 डेट को कंडक्ट होगा। और टाइमिंग जो है आपको हमारे ऑफिस से इंक्वायरी करके पता करना होगा। ठीक है। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये जानना जरूरी है कि सबसे पहला जो टॉपिक है वही पढ़ेंगे। न्यूटन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 लॉ बनाया। 3 लॉ क्या बनाया, जिनके फर्स्ट लॉ का नाम क्या बनाया उन्होंने, फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ में उन्होंने कुछ डिस्कशन किया। वो डिस्कशन क्या है उसको हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट लॉ के अंदर में उन्होंने कंसेप्ट दिया, गिव्स द कंसेप्ट ऑफ
फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स एंड इनर्शिया, एंड इनर्शिया कि दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, एक फोर्स और एक इनर्शिया। आप मेरे वर्ड को नोट करेंगे, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि फोर्स को डिफाइन किया गया, मैंने कहा है कि फोर्स को पहली बार यहाँ पे इस कंसेप्ट के बारे में बात किया गया। इस कंसेप्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उसको डिफाइन किया गया, उस कंसेप्ट के बारे में बात किया गया। क्या बात किया गया कि एक मिनट, फोर्स एंड इनर्शिया, दो चीज़ के बारे में बात किया गया। तो एक एक करके बात करते हैं कि फोर्स क्या है और इनर्शिया क्या है। आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो फिजिक्स सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जो चीज़ 3 दिन में करना है आप उसको 1 दिन में करेंगे तो आप उसके साथ कंप्लीट तरीके से आप अडेप्ट नहीं होंगे, यूज टू नहीं होंगे। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, जो मैं बोलूँगा पढ़ाते पढ़ाते के साथ बीच बीच में मैं ये भी बताऊँगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि तपस्या 1 दिन का चीज़ नहीं होता है। आप आजकल के बच्चे होते हैं कि बस 1 दिन में बैठा और बन गया फिजिक्स के ज्ञानी, ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ों को एक वे में, सिस्टमेटिक वे में समझना चाहिए। ठीक है ना। आइए, अगर कोई बॉडी रेस्ट है, सपोज कर लीजिए कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि कोई बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, सपोज मैं मान लेता हूँ, ये 1 मिनट, जस्ट वेट, कोई बॉडी यहाँ पे मान लीजिए कि रेस्ट में है। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, 1 मिनट, ये मैंने बैक कर दिया क्या? अच्छा, मैंने इरेजर ले लिया। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, इसको मैंने ऐसे किया था, और ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक, ये 2 डायग्राम मैंने दिखाया। अब क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं अभी ये रेस्ट में है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, इसका मतलब साफ होता है कि रेस्ट का मतलब होता है उसका U 0, उसका U क्या हो गया? 0। क्या आप इस पर बिना फोर्स लगाए इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं? अगर अभी बात किया जाए इसके स्टेट का, तो इसका स्टेट क्या है? ये रेस्ट वाले स्टेट में। किस स्टेट में? रेस्ट वाले स्टेट में। तो ये मोशन में कैसे आएगा? मोशन में लाने के लिए आपको इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहर से क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट के आपने यहाँ से एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, फोर्स लगा दिया। फोर्स को मैंने मान लिया लेट कि F है। फोर्स क्या है यहाँ पे? F है। तो ये F फोर्स आपने इस पर लगा दिया। आप इस पर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने से क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट अपने शेड को चेंज करेगा। फोर्स लगाने से, बिना फोर्स लगाए नहीं। अब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते, जब तक फोर्स लगा रहेगा वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये फोर्स ना हो, मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। तो ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा। तो इस जगह पे एक कंसेप्ट आ गया कि किसी भी बॉडी के स्टेट को अगर चेंज करना है तो बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये इनर्शिया में है, रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगा। तो अपने इस स्टेट को बरकरार रखना, रेस्ट है तो रेस्ट में ही रखना, अपने हालात को बरकरार रखना, इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ फोर्स का जिक्र हो रहा है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये हो गया। ठीक इसी तरह से अब मान लीजिए कि अगर मैंने इसके ऊपर देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में नहीं, इसका वेलोसिटी v है। क्या है ये? v में है। तो v का मतलब ही हो गया कि अब ये मोशन में है। क्या चीज़ में है? ये मोशन में है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट लगातार इसी वेलोसिटी से मूव करते जा रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है। अब अगला बंदा जो पीछे देख रहा है, खड़ा होकर के, यार इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चलो इसका वेलोसिटी को बढ़ाया जाए। तो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? बाहर से एक फोर्स अप्लाई कर दिया। अब बंदा बाहर से फिर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स अप्लाई कर देगा तो इसका वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर इसके अलॉन्ग करेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसके अगेंस्ट करेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा। यही ना होगा? लेकिन अगर मान लीजिए कि वापस इसी बात को फिर से बोला जाए कि अगर ये फोर्स जो है वो 0 हो जाए, फोर्स ना लगाया जाए, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी वही होगा, डायरेक्शन भी वही होगा। ना वेलोसिटी बढ़ेगा ना वेलोसिटी घटेगा। इसका मतलब वो अपने इस स्टेट को, जो मोशन वाला स्टेट है, यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट है, उस स्टेट को कंटिन्यू करेगा। इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर आपका मोशन। तो इसलिए बोलेंगे इनर्शिया है। क्या चीज़ का है? क्या चीज़ कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यूएशन क्या चीज़ का? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड आ रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये जो वर्ड इनर्शिया यहाँ पे आ रहा है, ये कब आया? ये कब होगा? ये हालात कब तक रहेगा ऐसा?
जब फोर्स नहीं रहेगा, फोर्स जब आ जाएगा तो ये इनर्शिया टूट के रेस्ट से मोशन में चला जाएगा, रेस्ट को बरकरार नहीं रख पाएगा। और ये मोशन यूनिफॉर्म है, अगर फोर्स लगा दोगे तो यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। हो सकता है कि आप फोर्स अगर इधर से लगा देंगे तो वो मोशन रुकते 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 रेस्ट में आ सकता है। तो आप मोशन को रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट को मोशन में ले जा सकते हैं, मतलब इनर्शिया को तोड़ सकते हैं। कब? फोर्स लगा करके। तो इसीलिए इस टॉपिक के न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर में गिव्स द कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। और ये कब होगा? ये फोर्स एब्सेंट होने के बाद ही, फोर्स एब्सेंट होने के बाद ही हो सकता है। तो देयरफॉर यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इफ F इज इक्वल टू 0। किस F की बात चल रही है यहाँ पे सर? F एक्सटर्नल। इफ F इज इक्वल टू 0, कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल, बाहर से, है ना? देन आपका क्या फॉलो होगा? फॉलो होगा कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया में भी आपको दो कंसेप्ट दिखाई देगा, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होगा सर इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने डिस्कस किया था, ये इसी चीज़ के बारे में। ओके, क्लियर है? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। हालांकि सेकेंड लॉ में हम लोग आ गए हैं क्योंकि मेरा टॉपिक का नाम सेकेंड लॉ लिखा है, लेकिन सेकेंड लॉ को समझने से पहले आपको समझना चाहिए कि मोमेंटम क्या चीज़ होता है। देखिए बच्चा, मोमेंटम का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी मास किसी के ऊपर जब भी एक्ट करता है, मोमेंट करता है, अप्लाई करता है, अपना मोमेंटम अप्लाई करता है, तो वो तब अप्लाई करता है जब किसी मास को वेलोसिटी मिले। सपोज ये मैं अपने गाल पे अपने हाथ से थप्पड़ मारना चाहता हूँ, तो ये एक मास है, मेरे पास मास है, लेकिन अगर इसमें वेलोसिटी ना दिया जाए तो ये उस पर एक्ट नहीं होगा। और मैं जितना जोर से वेलोसिटी दूंगा ये उतना ज़्यादा एक्ट होगा। ठीक इसी तरह से वेलोसिटी है, लेकिन कोई किसी चीज़ का मास बहुत कम है, पतला दुबला सा है, हल्का सा है, तो वो आप पे ज़्यादा एक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सेम टाइम पे अगर वेलोसिटी बहुत कम लेकिन मास बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप पे ज़्यादा एक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा स्कूटी आया, आपसे टकरा गया, तो आप बोलेंगे अरे बाल बच्चे, अच्छा वो ये ट्रक नहीं था, स्कूटी तो बहुत तेज़ था, लेकिन क्या है कि स्कूटी का मास कम होता है इसीलिए बच गया मैं। ठीक है, लेकिन ठीक इसी अपोजिट में आप सोचिए कि कोई ट्रक आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, लेकिन अगर आपसे टकरा जाए तो बोलेंगे अरे बड़े ये तो ट्रक में से आकर टकरा गया, इतना भारी ट्रक था, वो मास वेलोसिटी बहुत कम था, फिर भी टकराया तो मेरा ऐसा लगा कि मैं मर जाएंगे, हड्डी का दर्द निकल गया मेरा, हड्डी में दर्द निकल गया मेरा, तो हड्डी में इतना ज़्यादा दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि मास जाता है। तो आप जब किसी पे एक्ट करते हैं तो दो चीज़ एक्ट करते हैं, एक वेलोसिटी और एक मास। ठीक है ना? तो इसीलिए बोलते हैं मोमेंटम कैसे एक्ट करता है? मास और वेलोसिटी के साथ। आप मास के साथ वेलोसिटी छीन लेंगे तो ही मोमेंटम एक्ट नहीं होगा, और बिना मास के किसी को वेलोसिटी आप दे नहीं सकते, तो मास तो होना ही पड़ेगा, कम या ज़्यादा। ओके ना? तो मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? अब देखिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? m इंटू वी। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इसका मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। हो गया। ये किस में हो गया सर? एसआई में। ओके, सीजीएस में क्या हो जाएगा सर? मास का ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस में हो गया सर? सीजीएस में। ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम के पास डायरेक्शन होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो आप एक्ट भी इधर ही करेंगे। वेलोसिटी अगर नीचे है तो मोमेंटम अपना एक्ट भी नीचे करेगा। सपोज मेरा मोमेंटम इधर मारा तो मोमेंटम ऊपर एक्ट करेगा, कोई मास वेलोसिटी इधर मारा तो मोमेंटम इधर एक्ट करेगा। तो इसीलिए वेलोसिटी जो है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी क्या हो गया? यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो ये चीज़ मेरे को समझ में आ गया कि मोमेंटम क्या चीज़ होता है। अब थोड़ा सा मोमेंटम को हम तो इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा एक बार दिखा देते हैं कुछ केसेस बना करके, ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए बात। सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये केस वन है, और यहाँ पे मास कांस्टेंट है। मास क्या किया गया है? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक वॉल बनाया, और मैं दिखा रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास सेम है। क्या है? सेम है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और वापस यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और दोनों का मास मैंने क्या दिखाया कि दोनों का मास क्या है? मास दोनों का सेम है, और वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है। इस वाले का वेलोसिटी v1 है
और इस वाले का वेलोसिटी v2 है। तो ये जाएगा ये मास इस वेलोसिटी को लेकर जाएगा, ये वेलोसिटी इस मास को लेकर जाएगा और जा करके उस वॉल पे एक्ट कर देगा। वॉल पे क्या कर देगा? एक्ट कर देगा। सपोज यहाँ पे एक्ट किया, कितना एक्ट करेगा? mv1। ये भी जाएगा और वहाँ पे एक्ट करेगा, कितना एक्ट करेगा? mv2। क्लियर ना? अब ये mv1 और mv2 जब दोनों एक्ट करेगा तो बताइए किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वॉल पे? कौन ज़्यादा एक्ट करेगा? तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास दोनों का क्या है? सेम है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दे यहाँ पे आपको कि v1 जो है वो ग्रेटर दैन v2 है, तो इन दिस केस पहला मोमेंटम, जिसको आप मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से कि मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। तो वापस आप यहाँ बोल सकते हैं कि वॉल पे जो यहाँ मोमेंटम एक्ट किया गया है, ये जो p1 होगा और ये क्या हो जाएगा? ये p2 हो जाएगा। तो कौन बड़ा होगा? दोनों में मास सेम है, तो वेलोसिटी पहला वाले का ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। फिर p1 ग्रेटर देन क्या हो गया? p2 हो गया। किस बेसिस पे? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से केस टू में क्या होगा सर? केस टू में ऐसा मान लीजिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सपोज ये है यहाँ पर वॉल और ये है इस तरह से, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ये दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट क्या है? थोड़ा छोटा है। इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि वेलोसिटी दोनों का क्या है? सेम है, इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों को इक्वल वेलोसिटी दे रहा हूँ। मैंने इसको दे दिया v और इसको भी मैंने दे दिया v, दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी दिया है। अब ये जाएगा वॉल पे जाकर के अपना मोमेंटम हिट करेगा। मोमेंटम, चलो ये जाके गया वॉल पे, इसने p1 हिट किया। p1 कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे ये गया वॉल पे, मोमेंटम हिट किया, इसने मोमेंटम कितना हिट किया? p2, मास इनटू वेलोसिटी। अभी तक बोलेगा, अगर आपसे पूछता है किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, साफ नज़र आ रहा है कि भी दोनों के पास सेम है, लेकिन मास इसका ज़्यादा है, तो ये मास ज़्यादा उस पर एक्ट करेगा। देयरफॉर m ग्रेटर दैन, कैपिटल M ग्रेटर दैन, अगर ऐसा मेंशन कर दे, कैपिटल M ग्रेटर दैन स्मॉल m, देयरफॉर p1 ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा? p2 हो जाएगा। तो ये रहा कि मोमेंटम क्या चीज़ होता है और मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात आता है कि मोमेंटम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सीधा सा बात है कि जिस पे जो डिपेंड करता है आप उसको चेंज करके ही उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो आप मोमेंटम को चेंज करने के लिए मास और वेलोसिटी को ही चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो इसी मोमेंटम के चेंज के कंसेप्ट के बारे में न्यूटन जी ने अपना लॉ रखा, जिसका नाम बताया गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि न्यूटन जी ने सेकेंड लॉ में क्या बताया। न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, मैं इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया कि न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स के बारे में बात होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जैसे चाहते हैं कि वो ज़्यादा एक्ट करे, तो उसके पास वेलोसिटी भी क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। तो कहीं वेलोसिटी आप बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना? या फिर मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको मास को चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सर? इस बात को समझाइए आप। तो समझाते हैं इस बात को हम। फिलहाल न्यूटन जी ने सेकेंड लॉ में दिया क्या, इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे उसको हम लोग देख भी लेंगे। गिव्स द कंसेप्ट नहीं, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जिस फोर्स के बारे में उन्होंने बात किया था फर्स्ट लॉ में, उस फोर्स को उन्होंने सेकेंड लॉ में डिफाइन कर दिया। गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। उन्होंने फोर्स को अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया कि फोर्स के इक्वेशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग दिखाएंगे इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू ही कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर कर दूँ कि फोर्स क्या चीज़ है। सपोज एक अंकल रास्ते में जा रहे थे और उनका गाड़ी ना क्या हुआ, रास्ता में ख़राब हो गया। उनका गाड़ी जो है क्या हो गया, रास्ता में ख़राब हो गया। ठीक है, अब चूँकि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गया, अंकल थोड़ा बूढ़े थे, तो वो वेट करने लगे कि कोई इंसान आएगा, कोई इंसान जो भगवान का बंदा, नेक हो बंदा हो, उसको बोलेंगे कि यार मेरा गाड़ी में ऐसा दिक्कत हो गया है, प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको देख लो, इसको प्लीज़ इसको थोड़ा धक्का मार दो ताकि मुझे इसको स्टार्ट करने में आसानी हो जाए। तो वो वैसे वेट करने लग गए, और वेट करते करते देखिए एक बच्चा आया, एक लड़का आया और वो उनसे बोले कि भाई तुम जो है ना मेरे गाड़ी को प्लीज़ धक्का मार दो। तो उस लड़के को ना धक्का मारने का मन नहीं था, तो वो क्या किया, छोटा सा फोर्स लगाया और लगा करके तुरंत भाग गया। मतलब कि उसने फोर्स लगाया और थोड़ी देर तक लगा के नहीं रखा, तो अंकल समझ के इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है,
बोला अंकल नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो अंकल बोले बेटा थोड़ा सा फोर्स लगा के रखते तब ना, कुछ देर थोड़ा ट्राई तो करते। अंकल बोलना चाहते हैं कि इस गाड़ी के मोमेंटम को तुम बदल सकते हो बच्चा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फोर्स लगाया तुरंत बदल गया। किसी भी चीज़ को आप फोर्स अप्लाई करेंगे थोड़ा वक्त तो लगता है ना, टाइम कंज्यूमिंग, हर चीज़ में टाइम लगता है। ठीक इसी तरह से हम लोग की लाइफ में भी होता है कि आजकल के बच्चे ना वो सोचते हैं क्या, बस तुरंत आए ट्यूशन में, पहला क्लास किए, 1 महीना किए, 2 महीना किए, 3 महीना किए, 4 महीना किए, 5 महीना किए और उसको सीख जाए। नहीं, ये पूरा 2 साल का कोर्स है। 1 साल में आपको एटलीस्ट चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अप्लाई एटलीस्ट अगर 100% नहीं भी कर पा रहे हैं तो 40 से 50% भी अप्लाई अगर कर पाते हैं तो बचा हुआ 50% आप जब 12 में पहुंचते हैं ना, धीरे धीरे वो आपके साथ रहते रहते ना वो चीज़ों के साथ में आप माहिर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। इंसान दुनिया में सबसे समझदार वो है जो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलता है। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के वक्त आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लाइफ रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उस मोमेंट पे सोच समझ के सही डिसीजन लेने से ही क्या होता है कि आप उसको अच्छे से निभा पाते हैं। नहीं तो बाद में लगेगा अरे यार ऐसे कर दिया, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता है, वो बाद में लगता है क्योंकि बाद में आपको एक्सपीरियंस आ जाता है ना। तो कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ ही आता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं कि चीज़ों को सोचने की कोशिश कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं, है ना। कोई भी जवाब फट से नहीं देना होता है, कोई भी फैसला फट से नहीं लेना होता है, आपको थोड़ा समझना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो अंकल समझाना चाह रहे हैं कि बेटा आपका इस गाड़ी का मोमेंटम चेंज होगा, ठीक आपके लाइफ में भी आपका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन फोर्स लगाइए, लगाना भी है फोर्स, और वेट कीजिए, तुरंत रिस्पॉन्स मत वेट। अगर कोई सोच भी रहेगा तुरंत रिस्पॉन्स मिले तो गलत कर रहा है वो, ठीक है ना। होगा ही नहीं, फिर वो लगेगा अरे यार क्या हो गया, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा, वक्त पे होगा, पहले होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आ जा, तो अब इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट किया। वो अंकल बोलना चाहे कि इस गाड़ी में जो मोमेंटम चेंज होगा बेटा वो डायरेक्टली टू जो भी चेंज मोमेंटम होगा। देखो पी मतलब होता है मोमेंटम, कहीं भी हम लोग पी लिखते हैं, पी फॉर मोमेंटम है, लेकिन अगर कहीं पे डेल पी लिखा जाए, 1 मिनट बच्चा, कहीं पे भी डेल पी लिखा जाए तो डेल पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, और कुछ लोग लिखते हैं स्मॉल डेल डी पी लिखते हैं। तो देखो डेल पी और डीपी में इतना ही सा फर्क होता है कि डीपी होता है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम और डेल पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है ना। तो डीपी चेंज इन मोमेंटम, डीपी जो है बच्चा चेंज इन मोमेंटम, और डीपी क्या हो गया, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। ओके ठीक है। और किसी भी चीज़ को करने में टाइम का लगता है, टाइम लगना तो टाइम चेंज होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो टाइम का चेंज होना इज कॉल्ड टाइम टेकिंग। तो टाइम अगर बड़ा चेंज होगा तो बोलेंगे डेल टी, चेंज इन टाइम। क्या बोलेंगे बच्चा, चेंज इन टाइम। और डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर ना। तो अंकल बताना चाह रहे थे कि जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो डिपेंड करेगा अंकल के हिसाब से, अंकल के अकॉर्डिंग, कि हम इसको डीपी लिखते हैं, डीपी, अरे सॉरी यार ये डेल पी मैंने लिख दिया, डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप टाइम नहीं लोगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, भले आपका फोर्स बढ़ा हो, आप टाइम दीजिए सर उसको। ठीक है। अंकल अब वेट करने लगे दूसरा लड़का का, वो दूसरा लड़का आया, उनको बोले बेटा देख ऐसा सा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। वो लड़का बहुत अच्छा सा समझदार था, हालांकि पहले वाले लड़के से कमज़ोर था, लेकिन क्या है उसके अंदर पेशेंस था। उसको बोला ठीक है अंकल मैं हेल्प करूँगा। वो लड़का पहले ट्राई किया तो उससे नहीं हो पाया, तो वो कोशिश करता रहा, धक्का देते रहा। एक टाइम पर उस लड़के को फील हुआ कि अब ये गाड़ी घसकने वाला है, तो उसने थोड़ा देर तक और लगा के रखा, तो देखा गाड़ी घसक गया, मतलब वेलोसिटी चेंज बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ जाना इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, चेंज हो गया। तो उसने समझ गया क्या कि टाइम पे डिपेंड उसने भी किया। साथ में अगर आप मान लीजिए कि टाइम तो आप दे रहे हैं लेकिन फोर्स इतना छोटा है कि धक्का ही नहीं मार पाया, बढ़ा ही नहीं पाया, वो लड़का ट्राई करता रहा, वो घसक गया। इसका मतलब क्या है सेकंड वाला लड़का के केस में कि उसने टाइम दिया, तो वो बताना चाह रहा फिर से डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है। और मान लीजिए सेकंड का टाइम में जो बच्चा है तो बहुत कमज़ोर था, वो धक्का मारते था, हिलता ही नहीं गाड़ी, तो भी काम नहीं बनता। तो फोर्स भी तो चाहिए, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। आप बहुत तगड़ा रहेगा तो एक बार में अच्छे से हाथ डालकर उसको मोमेंटम क्या कर देगा, चेंज कर देगा। वो स्लाइड मेरा चेंज हो गया चेंज के चक्कर में, 1 मिनट। हाँ, तो फोर्स पे भी डिपेंड करेगा, टाइम पे भी और फोर्स पे भी। तो हो गया। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है सर, वो फोर्स पे, पहला इस पे, दूसरा फोर्स पे, है ना।
पहला चेंजिंग टाइम पे, दूसरा अप्लाइड फोर्स पे। ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप देखेंगे dp डायरेक्टली टू फोर्स एंड टाइम टेकन, स्मॉल टाइम। छोटे से समय में तो छोटा सा मोमेंटम चेंज होगा। अगर आप डेल्टी रखेंगे तो चेंज इन टाइम बड़ा है, तो मोमेंटम का चेंज भी क्या होगा, बड़ा होगा। स्मॉल टाइम स्मॉल चेंज, लार्ज टाइम लार्ज चेंज। यहाँ से कोई भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, किसी भी तरह के प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। तो dp इज इक्वल टू क्या हो गया सर, dp इज इक्वल टू एफ डी टी। तो आपने यहाँ से देखा कि dp इज इक्वल टू हो गया एफ डी टी, देयरफॉर एफ यहाँ से क्या आ जाएगा, dp बाई डी टी। एफ क्या आ जाएगा, dp बाई डी टी। अब ये क्या चीज़ हो गया, अब ये चीज़ हो गया इस तरह से आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्या बोल सकते हैं कि dt समय में कितना मोमेंटम चेंज किया, dp चेंज किया मोमेंटम। dt समय में dp मोमेंटम चेंज किया। वो लड़का मान लीजिए कितना टाइम लिया, dt टाइम लिया, धक्का मार रहा है, dt समय में उसने मोमेंटम चेंज किया dp। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा वो बच्चा, dp बाई dt। तो ये चेंज इन मोमेंटम इन dt टाइम। तो बच्चा dt समय तक कोशिश किया और मोमेंटम चेंज कर दिया dp। तो अब अंकल निकालना चाहेंगे ना कि वो लड़का अगर dt समय में अगर dp मोमेंटम चेंज करा तो 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा सर। तो अब अंकल बोले अच्छा dt समय में इतना मोमेंटम चेंज किया तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, dp बाई dt। तो dp बाई dt इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। कोई भी चीज़ 1 सेकेंड में चेंज होता है तो उसको हम लोग रेट भी बोलते हैं। रेट मतलब 1 सेकेंड में चेंज, क्या चीज़ का, मोमेंटम का। तो या तो उसको आप बोलिए चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, या फिर बोलिए और बोलिए रेट मतलब क्या, चेंज इन 1 सेकेंड, किसका रेट, ऑफ चेंज इन मोमेंटम कि 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, बोलते हैं कि आम का दाम कितना है, तो 40 रुपये किलो रेट है। रेट क्या है, 40 रुपये किलो, 1 kg का 40 रुपया। तो कोई भी चीज़ रेट 1 के लिए होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा, 1 किलो का दाम कितना है, 1 सेकेंड में कितना चेंज करेगा, इसी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे इस dp बाई dt कह सकते हैं फोर्स। और जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, सपोज मैं भी गया गाड़ी धक्का मारने और एक लड़का भी गया साथ में धक्का मारने, और अंकल देखना चाहते हैं किसका ताकत ज़्यादा है। तो अंकल देखेंगे कि 1 सेकेंड मोमेंटम हो सकता है कोई वो ज़्यादा चेंज किया, हम भी कम चेंज किए, टाइम भी देखना पड़ेगा ना। वो मोमेंटम बहुत चेंज किया लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लिया, हम भी उतना ही मोमेंटम चेंज किया लेकिन कम टाइम में चेंज किए उतना मोमेंटम, तो मेरा ताकत ज़्यादा होगा ना, इसलिए हम लोग टाइम के साथ मेजर करते हैं 1 सेकेंड में कितना करेगा। तो जो 1 सेकेंड में ज़्यादा मोमेंटम चेंज करेगा उसका ताकत क्या होगा, उसका फोर्स ज़्यादा होगा। जो 1 सेकेंड में कम मोमेंटम चेंज करेगा उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा सर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अब आपका इसका इक्वेशन कि फोर्स का जो मेन इक्वेशन होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज करेगा वही फोर्स होगा। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जिधर फोर्स लगाएंगे पर सेकेंड मोमेंटम भी उसी दिशा में चेंज होगा। और बिल्कुल भी आप इस एरो को लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप इस एरो को लगाना भूल जाएंगे तो आप मान के चलिए कि बहुत जगह पे गलती होगा। बचेंगे सिर्फ आप तब जब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा आप फंस जाएंगे। ये बात मैं आगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एग्जांपल्स में समझाऊंगा, यहाँ पे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल वेक्टर क्वांटिटी आप एरो को बिल्कुल ही लेके चलेंगे, छोड़ के नहीं चलेंगे। मैं बार बार बोला हूँ, छोड़ देंगे तो 0 डिग्री वाले प्रॉब्लम में बच जाएंगे, बाकी प्रॉब्लम में आप नहीं बच पाएंगे। ठीक है, आइए, तो ये जो हो गया मोमेंटम चेंज इन पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स हो गया। ठीक है सर, अब फोर्स अगर ऐसा हो गया तो हम लोग अब फोर्स का इक्वेशन लाना चाहते हैं। फोर्स का इक्वेशन क्या क्या आ सकता है, तो उससे पहले कि फोर्स का इक्वेशन लिखा जाए, पहले फोर्स का यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो आप लिख सकते हैं सेकेंड लॉ में क्या लिखा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और कोई फोर्स का इक्वेशन नहीं है, मेन इक्वेशन यही है। और अब जितना इक्वेशन भी आएगा वो सब यहीं से ड्राइव होगा। ठीक है, अच्छा फोर्स की यूनिट को देख लेते हैं सर। यूनिट को देख लीजिए, यूनिट क्या होगा सर, यूनिट होगा 2। ये तो पहला तो न्यूटन आप जानते हैं बेटर तरीके से। न्यूटन किस में होता है, न्यूटन एसआई में, और सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है।
ठीक है, ये तो हम लोग जानते थे। आज हम लोग 1 यूनिट और देख लेंगे फोर्स का। मोमेंटम बाय टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ से आएगा मोमेंटम का क्या था, एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या था, केजी मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और बाई फीट टाइम तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बाई फीट टाइम है तो ये मोमेंटम बाई सेकेंड, तो नीचे सेकेंड आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो फिर माइनस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से बात कीजिए तो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड लॉ में फोर्स के बारे में कंसेप्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं जनरली इक्वेशन क्या 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 आ सकता है। ज़्यादातर बच्चों का दिमाग में ये बात होता है कि फोर्स का इक्वेशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये गलत नहीं है, राइट है, लेकिन ये हर जगह पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे आप हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं फिजिकल टू में। अदरवाइज मैंने अभी पहले बताया आपको फोर्स का मेन इक्वेशन एम ही नहीं होता है। फोर्स का मेन इक्वेशन होता है dp/dt या फिर del p/dt, दूसरा कोई इक्वेशन नहीं होता है। बाकी जो इक्वेशन आता है वो यहीं से आता है। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं आप सर कि यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आने वाला है 2-3 करके, क्या? हाँ बिल्कुल आने वाला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला केस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला केस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जब केस 1 हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं किसी ऐसे सिस्टम का कि जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस किसी के ऊपर भी आप फोर्स लगा रहे हैं उसका मास कांस्टेंट है। उसका मास क्या हो गया सर? मास उसका कांस्टेंट हो गया। ठीक है सर, मास कांस्टेंट कर लेते हैं और इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। मास क्या है इसका? कांस्टेंट है। चलिए अब दिखाते हैं इसको कि मास कांस्टेंट है तो क्या 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 हो सकता है। तो लेट, एक मिनट जस्ट लेट के यहाँ पर मेरे को छोड़ के, तो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स दिखा दिया। चलो ये हो गया, वापस क्लोन करके ऐसे हटा जाता है। चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसका मास मैं लेट कर लेता हूँ। इसका मास m है। क्या? इसका मास m है और वो कांस्टेंट है, मतलब कि यही ना बढ़ेगा ना घटेगा। बाहर से आ गए एक महाशय फोर्स लगाने के लिए। चलिए फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर। बाहर से फोर्स लगाया गया, इनके ऊपर एक फोर्स लगाया गया। ठीक है, ये फोर्स लगाया गया और हो सकता है जिस वक्त आप फोर्स लगा रहे हैं वो रुका हुआ हो, उसका वेलोसिटी 0, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि लेट कि अभी इसका वेलोसिटी कितना है, अभी इसका वेलोसिटी v1 है। कितना है? v1 है। अब आप धक्का लगाएंगे तो कुछ समय के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? तो साधारण सा बात है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्यों भाई? बढ़ेगा भाई क्योंकि आपने बाहर से फोर्स लगाया है। तो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको क्लोन करके एक और इसको डायग्राम निकाल देते हैं इसमें से। अरे क्लोन हो जाइए सर, आप ऐसे मत आइए, नहीं तो फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। क्लोन हो जाइए, आइए। चलिए अब देख रहे हैं कि यहाँ पहुँच गए वहाँ से, और पहुँचने के बाद इनका वेलोसिटी अब हो गया, मान लेते हैं v2। क्या हो गया वेलोसिटी इसका? मान लेते हैं v2। ठीक है, चलिए ये हो गया v2। तो आप खुद ही देखिए फोर्स लगाने से आपने इसका क्या किया, मोमेंटम चेंज किया है। तो आप फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे अभी इस केस में? इसको इसमें आप डिफाइन करेंगे बहुत सिंपली ऐसे, बहुत सिंपली ऐसे। कैसे करेंगे? बिल्कुल देखिए, आप लिखेंगे कि वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम आप जिसको डी पे लिख रहे हैं तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1। आप एरो लेके चलिए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं लेंगे 0 डिग्री, चूंकि इसके 0 डिग्री है तो आप बच जाएंगे, आप नहीं भी लेंगे तो। बाकी 0 डिग्री नहीं होगा तो नहीं मिले। अच्छा भाई, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का तो टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम में जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन टाइम हो जाएगा। और लेट कर लेते हैं कि जब आपने स्टार्टिंग में देखा था तो टाइम 0 सेकेंड था और कुछ समय के बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम क्या हो गया, t सेकेंड हो गया। तो इतना टाइम, कितना टाइम लगा, t माइनस 0 सेकेंड इसको t सेकेंड टाइम लगा। इस टाइम में मोमेंटम कितना चेंज हुआ? देखो मोमेंटम में जो भी चेंज हुआ होगा वो ड्यू टू वेलोसिटी हुआ, मास तो कांस्टेंट है ना। फिलहाल हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को तुम कैसे लिख रहे हो बच्चा? ऐसे लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी v2 माइनस मास इंटू वेलोसिटी v1। पहला मोमेंटम पहला मास वेलोसिटी, दूसरा मोमेंट लास्ट फाइनल मोमेंटम फाइनल मास वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मास वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज इक्वल टू मास। क्या निकल गया सर? मास निकल गया कॉमन, क्या आ गया, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t। इसको देख के कुछ ऐसा लगा हुआ कि इसको कभी देखा हुआ सा लग रहा है। हाँ सर देखा हुआ सा लग रहा है ना, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओ सर, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओ सर प्रूफ हो गया सर फॉर्मूला, बिल्कुल प्रूफ हो गया। इसी इक्वेशन को तो बात कर रहे थे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, बुक्स में आपको ऐसे भी दिया होता है
और जो ज़्यादा बेस्ट यूज़ करते हैं लोग, वी नो डैट एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू, वी नो डैट मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। डी बाई डी टी का मतलब होता है जब भी किसी के पहले डी और डी टी लग जाए, इसका मतलब होता है चेंज इन 1 सेकेंड, क्योंकि बाई टाइम है ना, बाई टाइम चेंज इन 1 सेकेंड। तो मास बोलेगा सर मुझे आप छोड़ दीजिए क्योंकि मैं चेंज नहीं होता हूँ, मैं पर सेकेंड चेंज नहीं होता, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए यहाँ से। देखिए ये वेलोसिटी बदल रहा है, वो पर सेकेंड चेंज होता है, उसके पास चले जाइए आप, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा मास बाहर और जाके ये उसको पकड़ लेगा। इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कौन बदल रहा है, जो बदल रहा है उसके साथ ही होगा, जो नहीं बदल रहा है उसके साथ नहीं होगा। मास बाहर निकल गया, इस जाल से बच गया, लेकिन वेलोसिटी नहीं बच पाया क्योंकि वो बदल रहा था, वो पकड़ा गया, तो दिखा गया कि वो 1 सेकेंड में कितना बदल रहा है, तो डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। क्लियर है, बात में आया? तो ये हो गया एम डी वी बाई डी टी। क्लियर है, बात में आया? तो ये चीज़ हो गया। वे डी बाई डी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, इसको एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, तो आपको पता चला सेकेंड लॉ के अंदर पहला जो इक्वेशन आया, वो पहला इक्वेशन क्या, इक्वेशन ऑफ फोर्स आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इक्वेशन आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है वो ऐसे है सर, वो ऐसे है, ये एफ इज इक्वल टू एम ए। कब अप्लाई होगा सर, ऐसा अप्लाई होगा जब और जब मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो इक्वेशन आप कब यूज़ करेंगे, जब मास क्या होगा आपका, मास आपका कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए सिर्फ और सिर्फ तब जब मास क्या है, कांस्टेंट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे यूज़ किया है। क्लियर है सर, समझ में आ गया? अब आते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन देखने वाले हम लोग फोर्स का, दूसरा इक्वेशन क्या है देखते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट में आपने ये देखा, ठीक है। अब सेकेंड में हम लोग मास नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट कर लिए। अब ये बात जो है ना, बच्चों के दिमाग पे एडजस्ट नहीं होता है, और कुछ बच्चों को तो पढ़ाने के बाद भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि सर ऐसा कैसे होगा, सर आप फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि आप एडिक्टेड हैं इस बात को समझने के लिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स लगाएंगे तो मास में एक्सेलरेट होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। ये सोच से बाहर निकलिए, वो एक पर्टिकुलर केस था। फोर्स को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ा या घटा। फोर्स को इस बात से मतलब है कि मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा मतलब नहीं है। मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स होगा, बिना फोर्स लगाए मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता है। इस बात को साबित कीजिए सर। कर देते हैं साबित। आइए देखिए, सबूत देखिए इसका। सबूत कहाँ से लाया जाए सर? सबूत यहाँ से लाया जाए। सपोज कर लीजिए कि ये एक बेल्ट है। कंपनी में देखिएगा बहुत सारा कंपनी कुछ पैकिंग का सामान जब पैक करती है तो उस बेल्ट के ऊपर वो चलता रहता है, वो आगे बढ़ जाता है, फिर पैक हो जाता है, फिर सील हो जाता है। ऐसा देखें आप ना। अब वो इतना अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट वहाँ पे क्या होता है कि सभी उसी टाइम में एकदम परफेक्ट टाइम में आगे बढ़ता है, पैक हो जाता है, कोई मिस नहीं होता है, कोई मिस नहीं होता है। तो ये वहाँ पे ऐसा होता है। कैसे होता है इस चीज़ को समझेंगे आप? मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे फील करिएगा मेरे बात को। अगर फील हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बात समझा पाना। देखिए ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये कोई फैक्ट्री है जहाँ से बालू का रेत जो है पैकिंग किया जा रहा है। क्या चीज़ पैक किया जा रहा है सर? बालू, रेत पैक किया जा रहा है। उसका कलर येलो होता है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे येलो कलर दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा डायग्राम पढ़ने में। अगर डायग्राम रहता है ना कलरफुल तो मज़ा आ जाता है थोड़ा सा। तो मज़ा आना ज़रूरी है भाई, पढ़ाई में भी तो हर चीज़ में मज़ा मिलता है। तो ये गिर रहा है बालू, ये बालू गिर रहा है, ये बालू गिर रहा है, और ये बालू गिर के फिर कहाँ जा रहा है? फिर जा रहा है इस बिल्ड के ऊपर जा रहा है। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा कि हो क्या रहा है, समझिए सब बात को। इस बात को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा चक्का उक्का लगा दो यार, चक्का लगा दो इसको, नहीं तो बेकार में गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो चक्का लगा देता हूँ मैं, 2-4 चक्का लगा देता हूँ, काम हो जाएगा, इससे काफ़ी है। हाँ चलो ये चक्का लग गया। अरे चलो चक्का लगाओ, हाँ ठीक, ये हो गया। क्लोन कर लो इसको। ये चक्का 1, चक्का 2, चक्का नंबर 3, चलो ये चक्का लग गया। ओके ना, चक्का ये लग गया। फिल कर दो इसको। इसको भी फिल कर दो, इसको भी फिल, ओके, इसको भी फिल किया जाए।
चलो ये फेल हो गया, चलो ये चक्का रेडी है, अब गाड़ी रेडी है, ये चक्का है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे समझिएगा, एकदम एक बार में क्लियर हो जाएगा, इतना अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, इजी। यहाँ से क्वेश्चन जेईई मेन में ज़्यादा आता है, ठीक है। और नीट वाले बच्चों को कभी कभार सिर्फ इसका इक्वेशन एक बनाता है, वो काइनेटिक एनर्जी से वो आता है, मैं समझाऊंगा उस चीज़ को आगे। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि घर में कुछ लोग होते हैं, बच्चे को खिलाते हैं घोड़ा बन बन के। तो घर में 3-4 बच्चा था, वो बोला, एक बच्चा उसमें से बोला, मामू मामू मेरे को घोड़ा बन के खिला दो। तो मामू क्या बढ़ गया, फट से मतलब कि खिलाने के लिए, खुश करने के लिए बच्चे को, घोड़ा बन गया मामू। मामू जैसे घोड़ा बना तो उस पर बैठ गया, उसका भगना बैठ गया, मामू घोड़ा बन के दौड़ने लगा, ठीक है। उसके बाद जब वो हंसने लगा, खूब खुश हो गया, तो दूसरा बच्चा था वो उसको दिखा रहा है, इसको तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे को भी बैठना है, मामू मेरे लिए भी घोड़ा बनो। तो मामू को थोड़ा सा टेंशन हो गया, लेकिन फिर भी मामू चलो ठीक है, मामा तो बहुत बहादुर है, तो उसको बैठा लिया। जैसे ही बैठा लिया, वो सेकंड बच्चा जब बैठा तो बच्चा बोलता है, मामू घोड़ा स्लो हो गया है। तो मामू थोड़ा सा फिर से जोश में आया, ज़्यादा ताकत लगाया और वापस उतनी वेलोसिटी से दौड़ा जैसे पहले दौड़ा था। समझिए सर, यहीं पे कहानी ट्विस्ट है। दोनों केस में मामू का वेलोसिटी सेम है, लेकिन सेकेंड केस में मामू को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा है, मतलब कि अपने वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा है। अगर वो फर्दर फोर्स नहीं लगाते एक्स्ट्रा, तो पुराने जितना वेलोसिटी नहीं आता। ऐसा क्या हो गया, इसका मतलब सेकेंड बच्चा के आने से मामू का वेलोसिटी में कमी आ रहा है, मामू का वेलोसिटी में कमी आ रहा है। क्यों कमी आ रहा है, इसका रीज़न समझिए। रीज़न ये है कि मैंने पहले भी बताया, एक दूसरे से सर्कल वाला रिलेशन है, वो उसको रिलेट करता है, वो उसको रिलेट करता है, कि जब भी कोई मास सिस्टम में आता है तो उसके ऊपर आने से उस सिस्टम पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। ये क्या मतलब है सर, मतलब ये है किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। ऐसा क्या सर, दोनों सेम ही है? एग्जैक्टली नहीं, मिलता जुलता कंसेप्ट है, समझिए बात को। अभी जब ये रेत पहले गिर रहा था, तो गिरते वक्त इसका जो डायरेक्शन था वो कहाँ था, एक्स था कि वाई था? तो सभी बच्चा बोलेगा, खुल करके बोलेगा, सर बिल्कुल सर एक्स था, वाई तो यहाँ था ही नहीं, एक्स था। तो बोलेगा बच्चा हाँ, कि जब ये रेत नीचे गिर रहा था तो इसका मोमेंटम जो था एक्स में, सॉरी वाई में था। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो रेत गिर रहा है वो dm/dt पर सेकेंड में कितना आ रहा है, पर सेकेंड में कितना आ रहा है, पर सेकेंड में आ रहा है dm/dt। बहुत बच्चा लोग dm/dt नहीं लिख करके बोलता है dm आ रहा है। dt सेकेंड में कितना आ रहा है, dt सेकेंड में dm आ रहा है। अभी अगर मान लेते हैं इसके गिरने का वेलोसिटी v है, तो वो मोमेंटम y में होगा, x में तो नहीं होगा। अब जैसे ही वो बेल्ट पे आया तो अब वो x में जाएगा, तो उसको x में मोमेंटम चाहिए, तो इस dm मास को मोमेंटम चाहिए x में, तो x में इसको वेलोसिटी चाहिए। x में अगर वेलोसिटी चाहिए तो कोई तो फोर्स लगाएगा, अगर बेल्ट फोर्स नहीं लगाएगा तो उसको वेलोसिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज हुआ ना, आप इधर से आप इधर चले गए, है ना। मैंने पहले ही बताया था, मोमेंटम का चेंज मतलब कि सिर्फ वैल्यू नहीं, डायरेक्शन का चेंज भी क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा। तो पहले x में मोमेंटम क्या था जब ये गिर रहा था, तो आप x को देखिए, y को भूल जाइए, क्योंकि बेल्ट x में मूव कर रहा, y में नहीं कर रहा। तो आप बोलेंगे इनिशियली इस सैंड के पास x में मोमेंटम 0 था, बेल्ट पे आने के बाद उसको मिला, मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब बढ़ा। बिना फोर्स लगाए बढ़ा सकते हैं आप? नहीं बढ़ा सकते हैं ना। अब समझिए, धीरे धीरे कहानी को पकड़िएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसे ही बालू गिराते रहे और बेल्ट को आपने सेट कर दिया कुछ वेलोसिटी पे, जस्ट लेट के आपने सेट कर दिया बेल्ट का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, आपने v मीटर पर सेकेंड पे सेट कर दिया बेल्ट के वेलोसिटी को, और सेट करके हट गया। बालू आएगा, भारी हो जाएगा, भारी होते 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 स्लो होते 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 जिस तरह से मामू के ऊपर एक बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठ जाएगा तो मामू थोड़ा कोशिश करेगा, चौथा अगर बैठ जाएगा तो मामू से चला भी नहीं जाएगा, उसका फोर्स लगाने के बाद ही वेलोसिटी नहीं आएगा। जैसे जैसे मास आएगा, क्योंकि मास जो आ रहा है उसके पास एक्स में कुछ भी वेलोसिटी नहीं था, तो वो चाहेगा कि मेरे पास आगे भी एक्स में वेलोसिटी ना हो, फर्स्ट लॉ इनर्शिया रहना चाहेगा, मतलब रेस्ट में रहना चाहेगा। तो वो रेस्ट में ये जो बालू इस पे आ रहा है, सैंड जो इस पे आ रहा है बेल्ट पे, वो रेस्ट में रहने की इस प्रॉपर्टी की वजह से बेल्ट को रेजिस्ट करेगा, और उस रेजिस्टेंस को मतलब कि बेल्ट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। मतलब कि यहाँ पे ये हो गया सर कि बेल्ट के इस मास के डीएम के आने से इस बेल्ट के ऊपर क्या लगेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा मास आएगा रेजिस्टिव फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। ओ सर, अब तो थोड़ा थोड़ा फील हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अब अगर इस फोर्स को ओवरकम नहीं किया गया तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी को घटा देगा, और मास आएगा तो और फोर्स और घटेगा, और मास आएगा तो और फोर्स और घटेगा। इसी तरह मामा टेम्पर रुक जाएगा, बेटा उतरो सब उतरो सब उतरो, समझे, प्रैक्टिकली फील हुआ टॉपिक, तो ये रुक जाएगा। लेकिन अगर
आपका सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको लगातार इसी सिस्टम पे चलते रहना पड़ेगा ताकि सेम टाइम में सेम सैंड आए, उतना ही पैक हो, उतना ही सील हो, इन्हें के आगे पीछे हो जाए फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बहुत से फैक्ट्री में अंडा पैकिंग होता है, एक अंडा, दो अंडा, एक अंडा मिस नहीं होता है, सब एक एक करके काउंट होता है, सब पैक होता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो एक पैकेट में 2 अंडा चला जाएगा, वेलोसिटी मिस मैच होगा, एक पैकेट में 3 अंडा भी जा सकता है ना, एक पैकेट में 2 गुना सामान भी जा सकता है। तो वेलोसिटी को एकदम कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अब मशीन के अंदर एक सिस्टम लगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको रीड कर ले, अरे फोर्स आ गया, ये तो उसको घटा देगा, जल्दी इसको मारे खत्म करो, मारे खत्म करो। इसका मतलब कि जितना फोर्स आया है उस फोर्स को कैसे भी करके कैंसिल करो। तो ऐसा तभी होगा कि जितना फोर्स आया है ठीक उतना ही फोर्स मशीन लगा दे। समझा बच्चा? जितना फोर्स आया है ठीक उतना ही फोर्स मशीन लगा दे ताकि दोनों फोर्स कैंसिल हो जाए और वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्या हो जाए? कांस्टेंट। इसका मतलब कि आपसे पूछेगा कि मास के आने से कितना रेजिस्टिव फोर्स इस पे, ये जो फोर्स है रेजिस्टिव नेचर का है जो, और ये एक्सेलरेटिंग, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये क्या है? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये वाला रेड वाला बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अब सवाल है फोर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और फोर्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों का वैल्यू कितना होगा? आप देखिए इस केस में जो भी मास मूव कर रहा है डीएम, वो किससे मूव कर रहा है? जो बिल्ड का वेलोसिटी है, क्योंकि बिल्ड का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, फोर्स ये सब लगने के बाद भी फोर्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है सर? क्योंकि मास के आने से जो भी एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है उस फोर्स को बिल्ड एक्सेलरेशन फोर्स लगा कर कैंसिल कर दे रहा है। इसका मतलब इस मास को वेलोसिटी वही मिलेगा जो बिल्ड का है। बिल्ड का वेलोसिटी कितना है? v। तो मिल गया। तो जिस सैंड का पहले मोमेंटम x में 0 था, अब कितना है? dmv है। डीएमबी है, और वो डीएमबी कांस्टेंट आगे चलता रहेगा, डीएमबी डीएमबी, फिर पीछे वाला आएगा उसको भी डीएमबी, फिर पीछे वाला उसको भी डीएमबी। हर पीछे वाला सैंड एक दूसरे को क्या देगा? डीएमबी डीएमबी देता रहेगा। हर इसके पीछे वाला डीएमबी, ये आगे वाला जा रहा है डीएमबी, फिर जी डीएमबी, चलता रहेगा। ये पीछे आता है मिलता है, सबको मिलता है, कांस्टेंट ही मिलेगा कि जो भी फोर्स आएगा वो मशीन उसको कैंसिल कर देगा। ओके सर, ये डीएमबी और मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्यों सर? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इनिशियली एक्स में क्या था? 0 है। मोमेंटम फाइनली x में क्या है? dm इंटू वी। तो मोमेंटम यहाँ से यहाँ चेंज किया है सर, मोमेंटम यहाँ से यहाँ चेंज किया है। अब कोई भी चीज़ समथिंग था 0 था, अब है, चेंज होगा तो टाइम लगेगा। लेट के इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगा? dt सेकेंड लगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं ना कि dt सेकेंड में उस dm मास का वेलोसिटी v मिलने से मोमेंटम कितना चेंज हो गया? dmv। क्योंकि पहले 0 था अब इतना चेंज हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मोमेंटम। तो dt सेकेंड में इतना होगा, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में हो जाएगा dmv बाई dt। ओके, ये कितने देर में हो गया? 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम। और 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज होगा उसको ही क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। देयरफॉर ये यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स का इक्वेशन। क्या हो गया? फोर्स का इक्वेशन। तो अरे सर वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था पिछले इक्वेशन में, क्या था? एम कांस्टेंट था, वेलोसिटी चेंज कर रहा था पर सेकेंड। अब क्या है सर? अब v कांस्टेंट है, मास चेंज कर रहा है। बिल्कुल मतलब नहीं है फोर्स को कि कौन चेंज किया, कि हम लोग बेटर जानते हैं सर, कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। मोमेंटम चेंज होना चाहिए, चाहे उसके अंदर मास पर सेकेंड चेंज हो जाए, चाहे वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम तो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मास के चेंज होने से भी चेंज हो सकता है, तो भी फोर्स आएगा। देखो मास के आने से फोर्स आया है ना। तो आपने अभी क्या बताएंगे कि इस केस में इसका तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी पहले भी था। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो इसको ऐसे यहाँ लिखो, चलो यहाँ लिखो, तो ये इसको लिखो। वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम मे बी थ्रू बोथ मास और वेलोसिटी। इस केस में आप लिखेंगे d बाई dt, मतलब चेंज पर सेकेंड किसका? मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। पिछली बार मास ने अपना हाथ छुड़ा लिया था, मैं तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब वेलोसिटी बोलेगा, क्या बोलेगा? प्लीज़ मैं तो कांस्टेंट हूँ, मेरे साथ तो ये पर सेकेंड चेंज का कंसेप्ट लग ही नहीं सकता है, कैसे लगा सकते हो? मैं तो कांस्टेंट हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। तो बोलेगा तो फिर मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है? कर उसको देखो, वो चेंज हो रहा है, वो मास पर पहले इस पर कुछ मास नहीं था, लगातार डी मास आते जा रहा है, उसके आने से फोर्स आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ, तुम बाहर निकलो, कांस्टेंट हो तुम, हम देखते हैं मास पर सेकेंड चेंज करते हो। अच्छा, तो आ गया ना फोर्स v d बाई dt। अगर मास पर सेकेंड चेंज नहीं आता, 0 होता, तो फोर्स भी क्या आता है? यहाँ से 0 आता ना। फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चाहे मास की वजह से हो
चाहे वेलोसिटी की वजह से। तो अब पता चला कि यहाँ जो इक्वेशन होगा क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है और डी एम बाई डी टी। देखो ये दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो हटा दिया है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक आगे एक, जैसे कि ये पीछे होगा तो ये आगे होगा। मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा है डी एम बाई डी टी, है ना, एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर तुम ऐसा वेक्टर लिखना चाहोगे तो लिखोगे एक दूसरे का माइनस होगा, ये लोग अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, है ना, क्योंकि ये फोर्स प्लस होगा तो ये फोर्स माइनस हो जाएगा, वैल्यू दोनों का सेम होगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे तुम लोग समझ गए हो, आई थिंक कि तुम लोग एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा भी हेसिटेशन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में हेसिटेशन रहता है, तो हट जाइए सर, नमूना बन के मत खड़ा रहिए, इसको टिक करने दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्स का इक्वेशन। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ इस बार, इसको कर लेता हूँ, चलो ये भी अच्छा लग रहा है कलर, मुझे थोड़ा सा पहले से अच्छा है ये कलर। तो चलो भाई, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ये पूरा कवर क्यों नहीं होता है सर, इसको मिटा देता हूँ मैं और इसको पूरा कवर करता हूँ, अच्छा दिखेगा। हटो हटो, चलो, हाँ ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन फोर्स का। याद रखिएगा, मैंने छोटा छोटा ऐसे करके आप लोग का शॉर्ट नोट्स भी रेडी कर दिया है इस लेक्चर के साथ। ओके सर, चलिए ये तो हो गया। अब अगला टॉपिक क्या है, अब आपको समझ में आ गया कि फोर्स के अंदर जो होता है सर, वो होता है चेंज। क्या होता है सर, चेंज होता है, और चेंज दोनों की वजह से हो सकता है, मास की वजह से भी और वेलोसिटी की वजह से भी। तो अब आप बोलेंगे फोर्स जो हो सकता है, चेंज हो सकता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, मास की वजह से भी हो सकता है, वेलोसिटी की वजह से भी हो सकता है। सर अगर दोनों चेंज कर गया तो, दोनों चेंज कर गया तो, दोनों चेंज कर गया तो दोनों की वजह से होगा। कैसे करेंगे सर, दिखाइए, लीजिए देखिए। अब केस नंबर 3, बोथ मास एंड वेलोसिटी वेरिएबल, बोथ मास एंड वेलोसिटी वेरिएबल। ओके सर, आइए देखिए, इसको समझिए अच्छे से। देखिए, वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू मास, rate of change of momentum, where momentum is equal to mass on velocity। अब जब ये बोलेगा मुझे छोड़ दो, बोले इतना नादान मत बनो, तुम भी बदल रहे हो, तुमको भी देखेंगे हम, फिलहाल तुमको भी छोड़ते हैं, रुको, तुम रुको, बाहर रुको, पहले इसको देख लेते हैं, इसका कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड। अब इसको हो गया तो प्लस, अब तुमको भी देखेंगे, काम करो, तुम अब जाओ बाहर, हम अब तुमको देखते हैं। एक बार उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, एक बार उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। इसको मैथमेटिक्स के प्रोसेस में बोलते हैं कि डेरिवेटिव करना, दो वेरिएबल का बोलते हैं मैथमेटिक्स में, दो वेरिएबल का डेरिवेटिव, ठीक है ना। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, चूंकि यहाँ मास भी कांस्टेंट वेरिएबल है और वेलोसिटी वेरिएबल है, तो फोर्स दोनों से आएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था जब मास कांस्टेंट होगा तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा m dy/dt जब मास कांस्टेंट होगा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या आएगा, v dm/dt। तो आगे दोनों इसमें m dy/dt ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, v dm/dt ड्यू टू चेंज इन मास। अब ये फोर्स दोनों की वजह से है, इसीलिए ऐसे केस में फोर्स का इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा, एक मिनट सर, फोर्स का इक्वेशन बनेगा जब मास दोनों वेलोसिटी दोनों वेरिएबल होगा तो फोर्स इज इक्वल टू m dy/dt प्लस v dm/dt, दोनों की वजह से चेंज हो रहा है, तो दोनों की वजह से फोर्स होगा। और इस पे आपको अब लगाना है एक हाइलाइटर, लगा देना है हाइलाइटर। चलो हाइलाइटर लगाते। तो ओह ये क्या लगा दिया मैंने हाइलाइटर की जगह पे, उल्टा ही कहानी हो गया। चलो अब ये देख लो, ये हो गया, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फोर्स का इक्वेशन का सारा पार्ट। अब चलते हैं हम लोग आगे, प्रॉब्लम टेक्निक देखते हैं। प्रॉब्लम टेक्निक के बाद फिर आगे हम लोग इम्पल्स देखेंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम टेक्निक देखा जाए, कैसा चीज़ है ये प्रॉब्लम टेक्निक। प्रॉब्लम टेक्निक के अंदर मैं पहला दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जो बहुत ज़्यादा पूछता है कॉमन, कि एक वॉल देगा और वॉल के ऊपर एक बॉल मारेगा जोर से, और पूछेगा कि बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा, बताओ। ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया, आजा, ओके आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप एक पार्टीशन के थ्रू घेर दो, अच्छा बैक ही हो गया पूरा, अच्छा भाई ठीक है। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, ये सेलेक्ट हो गया। अब चलो भाई फिर से मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ, चलो ये हो गया, फ्रेम का कलर रेड, चलो ये हो गया। अब देखो इसको, ये रहा पार्टीशन। ये क्या है सर,
कुछ नहीं है, ये रेफरेंस लाइन है बस और कुछ नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं, रेफरेंस लाइन है, ठीक है। आप इसको देखिए, यहाँ से एक बॉल ले लिया जाए और उस बॉल को हिट किया जाए। एक बॉल मैंने लिया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बॉल, हाँ छोटा छोटा कर लिया जाए, बॉल, ठीक है, और इसको क्लोन करके यहाँ ले आया जाए। ओह माय गॉड, क्लोन करके यहाँ ले आया जाए। देखिए हो क्या रहा है, समझिए। मैंने इस बॉल को हिट किया, वॉल पे हिट किया, ये बॉल गया यहाँ, हिट किया, टकराया, टकराया, कलर चेंज कर लो। कुछ कुछ चीज़ मेरे बस के बाहर का बात है, तो इसीलिए कभी कभी आ जाता है गुस्सा, क्योंकि आता नहीं है कुछ कुछ ऑपरेट करना, तो गुस्सा ही आता है इंसान को। क्लोन है तो निकलना चाहिए था, चलो ठीक है, चलो हो गया, अब दिक्कत नहीं होगा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का अलग कलर्स दिखा, तो ये अलग कलर ले लेता हूँ। चलो आ जाओ, ये बॉल गया और जाके इसको हिट किया, बॉल का मास m और वेलोसिटी v, बॉल टकराया, जितने एंगल से आया वापस सेम एंगल से चला गया, बॉल का मास अभी भी m और वेलोसिटी v। देखो बॉल आया और चला गया, ये वॉल से टकरा करके। जनरली कोई भी चीज़ टकराता है तो उसके पास एनर्जी पहले जितना नहीं होता है और उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ऐसे इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं, जो टकराव को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन या पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। लेकिन कुछ कोलिजन जो इलास्टिक, जो प्रैक्टिकली होता नहीं, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है। इसमें बोला जाता है कि जो जितनी एनर्जी से आता है उतनी एनर्जी से चला जाता है, उसका कुछ भी लॉस नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया गया है कि कैसा कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, ऐसा कंसिडर किया गया। ओके, कर लिया गया। अब बताया है कि इस वॉल ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया। सर क्यों फोर्स लगाया, क्यों लगाएगा फोर्स? क्योंकि सर मोमेंटम चेंज हुआ है। सर कहाँ चेंज हुआ है? पहले भी एम बी था, अभी भी एम बी। कहाँ चेंज हुआ है? हुआ है सर, मैंने मोमेंटम के ऊपर एरो लगाया था। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसमें से कुछ भी चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज। आप क्या सोच रहे हैं ये एम बी और ये एम बी सेम है, दोनों सेम है? नहीं सर, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अलग है। तो कोई भी चीज़ इधर से इधर कब जाएगा? जब आप उसको धक्का मार देंगे। बिना फोर्स लगाए डायरेक्शन बदल सकता है क्या कोई? नहीं बदल सकता। मोमेंटम का वैल्यू हो या डायरेक्शन हो, फोर्स लगाए बिना आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्स लगाना ही पड़ेगा सर आपको। वो सर इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे वॉल ने इस पर फोर्स लगाया? बिल्कुल फोर्स लगाया। तो किधर लगाया सर फोर्स? तो देखते हैं किधर लगाया। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे। कैसे करेंगे? ऐसे। चलिए पहले आप वेक्टर को सीखे थे वेक्टर वाले चैप्टर में कि दो वेक्टर को पहले टेल से टेल मिलाते हैं। तो जिस जगह पे हिट किया गया उस जगह पे आइए थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे ये मारा मारी ये लोग से चला है। तो ये जब आया था इस पॉइंट पे किधर हिट करेगा? इधर ही ना, ये डायरेक्शन ना। जब ये आया था तो इनिशियल इधर हिट किया था, कितना? एम बी। तो ये एम बी, ये इनिशियल। अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा मैंने लिया है वॉल से नहीं, जो नॉर्मल मैंने दिखाया है वाइट कलर का, ये नॉर्मल है। आपने लाइट में पढ़ा रिफ्लेक्शन में, नॉर्मल, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे आप तो ये आएगा इधर में एम भी कॉस थीटा और नीचे में आ जाएगा एम भी साइन थीटा। चलो भाई ठीक है। अब ये टकरा, वॉल ने इसको धक्का मारा, टपैक, ये घूम गया इधर। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, दोनों का टेल मिला। वो इनिशियल फाइनल दोनों का टेल मिला हुआ। अब इसको भूल जाइए, इसके बदले में ये है और ये फाइनल, इनिशियल फाइनल उसी जगह पे जहाँ पे हो रहा है। तो अब इसका मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे? तो इसका मोमेंटम होगा यहाँ पर एम भी। अब ये थीटा है तो जितना एंगल से आ रहा है उतने एंगल से जा रहा होता है, सिर्फ क्या घूम जाएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मतलब कि इसका एंगल भी सेम, बिल्कुल सर सेम। जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो नहीं तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो अगर ये एम भी है तो ये कितना हो जाएगा? ये एम भी कॉस थीटा और ये एम भी साइन थीटा। आप देख रहे हैं दोनों वाले का एम भी साइन थीटा सेम जगह पे है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन एक्स वाला बदल गया है। ओ माय गॉड, क्या हो गया? हुआ ना, बताते हैं। जब आप आ रहे थे इनिशियली ऐसे आ रहे थे, इसका दो कंपोनेंट था, एम बी कॉस एम बी साइन। तो ये बदला है, ये नहीं बदला है, क्योंकि फाइनली जो दिखा रहे हैं उसमें ये भी एम बी कॉस एम बी साइन। तो ये कुछ इस तरह से ना, ऐसे था पहले ऐसे हो गया, एम बी कॉस एम बी साइन, बाद में एम बी कॉस एम बी साइन। तो ये बदल रहा है ना। ये वाई है एकदम अनडिफ्लेक्टेड, वाई का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। ओह सर, कुछ कंक्लूजन निकल रहा है दिमाग में। क्या निकल रहा है सर? आप बताए थे कि मोमेंटम उधर ही चेंज करता है जहाँ फोर्स लगता है, जब फोर्स नहीं लगता है मोमेंटम चेंज नहीं करता है। इसका मतलब कि वाई में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, वाई में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
वाई में अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो वाई में फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों सर, ऐसा कैसे? इसका रीज़न बताता हूँ। आपने बहुत बार खेला होगा बैडमिंटन, क्रिकेट। सपोज कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आपके सामने एक बॉल आ रहा है, आपको सामने मारना है तो बैट को ऐसे मारते, ऐसे ऊपर मारना है तो ऐसे मारते, नीचे ऐसे मारते हैं। आप जिधर फेस लगाते हैं उधर ही मारते हैं। ठीक, इधर मार रहे, सामने इधर मार रहे, नीचे मार रहे। इसका मतलब जब भी कोई चीज़ किसी को मारता है ना, देखो ये डायरेक्शन है मारने का, ऊपर इधर इधर इस डायरेक्शन में, इधर इधर इस डायरेक्शन में। मारने वाला जिस डायरेक्शन में मारता है वो हमेशा क्या होता है, वो नॉर्मल जो होता है उसके ऊपर जो हिट कर रहा होता है परपेंडिकुलर, जो फोर्स मार रहा है वो फोर्स हमेशा जिस जो मार रहा होता है उसके ऊपर क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। या बोल सकते हैं कोई भी किसी के ऊपर एक्ट करता है फोर्स तो वो नॉर्मल की लाइन में एक्ट करता है, जिधर वो जो परपेंडिकुलर होता है। यही नॉर्मल, यही फोर्स परपेंडिकुलरली। ओ सर, इसलिए आपने वाइट लाइन दिखाया। हाँ, अच्छा सर, आप बोलना ये भी चाहते हैं क्या कि जब ये बॉल यहाँ पर आया था, बॉल जब यहाँ पे आया था तो इसका मतलब कि जो बॉल ऐसे खड़ा है तो फोर्स इधर लगाया होगा, इस डायरेक्शन में। हाँ सर, वाई में नहीं, कोई ऐसे रख के नीचे मार सकता है? नहीं सर, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो वाई में फोर्स नहीं होगा? नहीं, परपेंडिकुलरली मारता है। ओ, इसका मतलब फोर्स एक्स में है, इसलिए ये मोमेंटम जो था जब आ रहा था, देखो एक्चुअली वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम बी कॉस, ये आ रहा है एम बी कॉस, ये आ रहा है ना एम बी कॉस आ रहा, तो ये आ रहा है वॉल की तरफ, ये बॉल है, ये सपोज ये वॉल है, ये बॉल आ रहा है एम बी कॉस एम बी साइन, एम बी कॉस एम बी साइन, एम बी कॉस एम बी साइन। टकराया कौन वॉल से? एम बी कॉस। जो टकराएगा फोर्स उस पर ही लगेगा ना, बंदा बेवकूफ़ लगेगा ना। बच्चा लोग समझा? अरे तुम लोग बेवकूफ़ नहीं, तुम लोग इंटेलिजेंट है। इसको तो ये तो टकरा ही नहीं रहा, टकरा तो ये रहा। ओहो, तो इसीलिए जो फोर्स लगा इसका परपेंडिकुलरली लगा, वॉल ऐसे लगाया, ये फोर्स बोला चलो घुमो, टकरा दिया, घुमा दिया, इसको टकरा के घुमा दिया, और ये एम बी कॉस इधर से इधर हो गया, ये ऐसे ही कैसे रह गया। तो आप फटाफट एक बार पहले वाई में देख लीजिए, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। इस केस में वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? 0। तो चेंज इन मोमेंटम वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा? 0। तो फोर्स भी वाई में क्या आ जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं, कोई मोमेंटम चेंज नहीं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। अच्छा, दूसरा क्या सर? दूसरा चेंज इन मोमेंटम देख लीजिए एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम देख लीजिए एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में कैसा होगा सर? चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, चेंज हो रहा है वेक्टर, तो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ओके, फाइनल मोमेंटम क्या है? इनिशियल ये था एम बी कॉस, फाइनल ये है, इसके लिए डायरेक्शन इधर है तो माइनस आई कैप, इसके लिए होगा प्लस आई कैप। ओके ना, वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम है माइनस एम भी कॉस थीटा आई कैप, और यहाँ माइनस ये प्लस एम भी कॉस थीटा आई कैप लिखा मैंने। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, हो पे कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, तो जाएगा माइनस 2mv कॉस थीटा आई कैप। तो इसको आप लिख सकते हो 2mv कॉस थीटा, ऑफ छूट गया, भी छूट गया, 2mv कॉस थीटा माइनस आई कैप लिख सकते हो। ये क्या निकला है? चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मतलब सर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोल रहे हैं? हाँ, दोनों बोल रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड कितना? 2mv कॉस थीटा, ये डायरेक्शन कितना? माइनस। ये किसका डायरेक्शन है? चेंज का। चेंज का है माइनस, बिल्कुल माइनस। आप पहले प्लस इधर थे ना, आप इधर हो गए, तो चेंजेस में माइनस दिखा रहा है कि जो चेंजेस हो रहा है वो इधर हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसके लिए माइनस। अच्छा, सिर्फ चेंज का वैल्यू देखना हो तो सिर्फ का चेंज का वैल्यू देखना है तो देखो, तुम्हारा मन, आप हटा दो वेक्टर को, तो सर सिर्फ चेंज का वैल्यू दिखाना है तो देख लो, हो गया 2mv कॉस थीटा, हो गया। आप मत लगाओ डायरेक्शन, दोनों साइड से हटा दो। सर अगर फोर्स निकालना हो तो आप सिखाए थे सर, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करने को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स कौन सा? ये जो पिंक वाला लग रहा है, क्योंकि मोमेंटम एक्स में चेंज हुआ है तो फोर्स भी कहाँ होगा? एक्स में। देयरफॉर आप लिखेंगे फटाफट फोर्स अलोंग एक्स, क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स। आप वेक्टर लेंगे तो वेक्टर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहे तो आप एरो हटा सकते हैं, ठीक है, चलो हटा सकते हैं। तो सिर्फ वैल्यू 2mv cos थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स बाई टाइम, क्योंकि एक सेकंड में, मान लेते हैं कि ऐसा से ऐसा होने में t सेकंड लगा, तो एक सेकंड में क्या होगा? बाई t। ये क्या निकल गया?
किसी भी चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, फोर्स आता है। ये सर निकल गया, आप तो बहुत बढ़िया समझा दिए सर, अब तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बढ़िया समझा दिए, बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने जितने भी बंधु दोस्त है, प्रिय हैं लोग, उन सबको भेज दो। भेजोगे नहीं भेजोगे? सर नहीं भेजेंगे, कोई बात नहीं, हम इस चीज़ के स्वार्थी नहीं है, आप भेजो ना भेजो, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। 2mb cos θ/t, ओके सर, ठीक है सर, लगा दीजिए इसको, फटाफट इसको हाईलाइट कर दीजिए, कर देते हैं। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, ये आ गया आपका इक्वेशन किस चीज़ का, कि वॉल से कितना फोर्स मिलेगा, बॉल को इतना मिलेगा। तो सर बॉल पे कितना मिलेगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना फोर्स बॉल लगाएगा वॉल पे उतना ही फोर्स वॉल लगाएगा बॉल पे। बॉल ऑन बॉल, दोनों एक्शन रिएक्शन, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा सर, सेम होगा। सर एक बार लिख दीजिए ना तो याद रहेगा, तो चलो लिख देते हैं। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है सर, फिलहाल तो मैंने निकाला था, ये फोर्स लगा रहा है कौन, ये फोर्स लगा रहा है वॉल, लगा रहा है किस पे, बॉल पे। तो सर अगर फोर्स लगाएगा वॉल पे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम, बस एक इधर तो एक इधर। तो बॉल जो है फोर्स इधर लगाया होगा, वॉल एक्शन, सॉरी या चलो मानो बॉल का एक्शन, वॉल का रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन सेम होता है, कब आएगा, आने वाले थ्योरी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, दोनों में सेम होगा। ठीक है, अलग अलग एंगल से आएगा, आप अलग अलग एंगल डालिएगा, एंगल हमेशा नॉर्मल से डालिएगा, वॉल से मत डालिएगा। और एक कंक्लूजन निकाल लीजिए कि फोर्स हमेशा वॉल से परपेंडिकुलरली आएगा। ये मतलब नहीं कि वॉल वाई में कि एक्स में। एग्जांपल के तौर पे सपोज कर लीजिए कि मैंने क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर दिया, जस्ट कुछ ऐसा कर दिया, जस्ट देख लीजिए, ये एक वॉल है और अब आ रहा है ये एक बॉल है, इसका मास मान लेते हैं 2 kg है, कितना है 2 kg, और ये आ रहा है इस तरह से आ रहा है, टकराया और टकरा के इधर चला गया, मास अभी भी कितना है 2 kg है। आते वक्त वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जाते वक्त वेलोसिटी भी अभी भी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब दोनों 3 मीटर पर सेकेंड है और ऐसा से ऐसा होने में टाइम कितना लगा, चलो टाइम मान लेते 2 सेकेंड, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो और बोलेगा कितना एंगल से आ रहा था, तो दे देगा तुमको, ये चीज़ तुमको दे देगा। तो चलो मान लेते हैं ये 60 डिग्री था, तो पूछेगा कि फाइंड द फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल, या फिर फाइंड दी फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू बॉल, दोनों क्या होगा, सेम होगा, कोई भी एक निकाल लो। तो चलो हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, फॉर्मूला क्या था, 2mv cos θ/t, ओके सर। 2m कितना है, मास भी 2, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 3 mv हो गया, cos θ कितना है 60, टाइम कितना है, टाइम भी 2, तो ये 2 से 2 गया, ओके सर। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, cos 60 हाफ, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, तो फोर्स कितना आ गया 3 न्यूटन, फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल 3 न्यूटन। सर किधर मैंने पहले बताया था, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर किधर है सर, ये रहा परपेंडिकुलर, ये तो नॉर्मल, ये इधर। तो वॉल जो है फोर्स इधर लगाएगा बॉल पे, कितना न्यूटन, 3 न्यूटन। तो बॉल भी वॉल पे नीचे ही लगाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो बॉल भी कितना लगाएगा, वो भी 3 न्यूटन लगाएगा। कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा 3 न्यूटन। एक्शन और वो रिएक्शन मैं बहुत पेशेंस के साथ लिखता हूँ, हर कलर को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो कंक्लूजन ये लिखना है, जब भी फोर्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम कर देना है, और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे पिछले केस में फोर्स एक्स में था, फोर्स कहाँ है, वाई में, क्योंकि पिछले केस में वॉल एक्स में था, वॉल वाई में था तो फोर्स एक्स में था, अब वॉल एक्स में है तो फोर्स वाई में है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना बच्चा। चलिए यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, और अच्छे से इसको आप लोग नोट कीजिए, समझिए। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं हो तो मुझसे बात कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो